तो कितने लास्ट लाइन वापस समझाऊं? हाँ मैम एक बार समझाता हूँ। ओके ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, मतलब जब हम ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ऑन, कि हमें इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस चेक किए हैं, जो भी इवेंट्स चेक किए हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें दे रहे या नहीं दे रहे, है ना? वो सारी इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनटीटी के क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया है, वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, उसके ऊपर ओपिनियन देने के लिए ही हम ये क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ओके, यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। नोट डाउन हो गया? यस मैम। चलिए नाउ, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? दो वर्ड्स हैं, एक ऑडिट, एक एश्योरेंस, है ना? ऑडिट जो सब्जेक्ट है ना, हालांकि आप लोगों के बुक में तो ओनली ऑडिट ही लिखा है ना, बट जब अगर आप सीए की बुक्स उठा करके देखेंगे तो वहां पे जो सब्जेक्ट का नेम होता है वही यही होता है कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, है ना? पूरा जो ऑडिट सब्जेक्ट का नाम होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हमेशा ऑडिट के साथ में रहते हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस। दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है ना? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए, ऑडिट के अंदर हम एश्योरेंस दे रहे थे या फिर हम ओपिनियन दे रहे थे? ओपिनियन का मतलब क्या होता है? गारंटी देना होता है या सिर्फ अपना व्यू एक्सप्रेस करना होता है? सिर्फ अपना व्यू एक्सप्रेस करना होता है। और एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? गारंटी देना, है ना? कंफर्मेशन, कंफर्मेशन देना, गारंटी देना कि ये सब कुछ एकदम करेक्ट है ना? तो यहाँ पे कई बार हमसे पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग कि एश्योरेंस इज जस्ट लाइक, मतलब ऑडिट में आप लोग एश्योरेंस ही तो इशू करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है कि हम इतने नर्वस रहते हैं कि हमें सब कुछ सेम ही लगता है ना? बट ऑडिट के अंदर कभी भी एश्योरेंस इशू नहीं किया जाता है, ऑडिट के अंदर ओपिनियन इशू किया जाता है, ठीक है? नाउ एश्योरेंस और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है? अलग अलग टाइप की एश्योरेंस होती है ना? एक टाइप ऑफ एश्योरेंस होता है, पहले समझा रही हूँ देन लिखवा दूंगी आप लोगों को। फर्स्ट टाइप ऑफ एश्योरेंस होता है दैट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दैट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100% गारंटी दे देना, ठीक है? क्या कि आपके यहाँ पे पीछे से नॉइज बहुत आ रही है। मेरी इधर बिल्कुल भी शोर नहीं है। एक्चुअली माइक पे आपका माइक से आ रही है। ओके नाउ, माइक से मैम वो एयर होती है ना, वो आ रही है शायद। ओके नाउ, ओके यस मैम। यस मैम। कम भी आ रही है। ओके नहीं मैम, सही आ रही है। मैम सही आ रही है एकदम। मैम एकदम ठीक है। सुनिए सुनिए, आप देखिए, फर्स्ट होती है हमारे पास में एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि हमने 100% गारंटी दे दी है ना? 100% गारंटी मतलब कि जो भी यहाँ पे लिखा है ना वो सब कुछ सही है, एकदम जो भी लिखा है एकदम सही है, एकदम सीधी लकीर, तो मतलब सीधी लकीर ही है। लिखा है 100 रुपए का परचेज हुआ तो मतलब 100 रुपए का ही हुआ है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं हुआ है। क्या आप ऑडिट के अंदर ऐसा एश्योरेंस दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना? नाउ
कुछ रीजंस बताती हूँ कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, है ना। जब आपके पास में सीए की डिग्री है, आप बोल रहे हो कि आपने इतना सब कुछ चेक भी किया है, तो भी आप लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, है ना। तो उनकी कुछ लिमिटेशंस बताती हूँ कि हम क्यों एश्योरेंस नहीं दे सकते एब्सोल्यूट। फर्स्ट, कि हमारे पास में टाइम लिमिटेशन होता है। हम फाइनेंशियल ऑडिट करने कब आ रहे हैं? ईयर एंड पे फाइनेंशियल ऑडिट करने आ रहे हैं। ईयर एंड मतलब लाइक 1920 का ऑडिट करना है अगर मुझे, तो मार्च 20 एंड होने के बाद में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे प्रिपेयर होने के बाद में हम आपके यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करने आते हैं, ठीक है ना। जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जब भी मैं ऑडिट पढ़ाऊंगी ना, मैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जाऊंगी, एक इनकम टैक्स पे जाऊंगी और एक ऑडिट अकाउंट्स के ऊपर जाऊंगी, ठीक है, और कभी कभी लॉ के ऊपर जाऊंगी। 3 सब्जेक्ट मान के चलना कि मैं इन 3 सब्जेक्ट के अंदर घूम करके आती रहूंगी बार बार, है ना। तो जितना अच्छा नॉलेज आपका इनकम टैक्स, अकाउंट्स और लॉ का होगा, उतना ही अच्छा नॉलेज आपका ऑडिट का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज चलते हैं मेरे बाकी के 3 सब्जेक्ट, तो मैं कभी कभी उधर जाकर के आऊंगी। तो अभी मैं आपको ऐसा बोल रही थी कि इनकम टैक्स एक्ट जब आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि एक सीए को ऑडिट करके 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। मतलब मुझे बंदा बुला कब रहा है, क्लाइंट बुला कब रहा है? 31 मार्च के बाद में, ठीक है ना। 31 मार्च के बाद में तो वो पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। मान लो उसे 1 महीना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने में लग गया। उसने मुझे इनविटेशन कब भेजा? उसने मुझे इनविटेशन भेजा अप्रैल के अंदर। तो मान लो मैं 1 अप्रैल मई के अंदर उसने मुझे इनविटेशन भेजा। नाउ मई को मैं उसके यहाँ पे ऑडिट करने चली गई, ठीक है। क्या मेरे पास ओनली एक ही कंपनी है क्या जिसका मुझे ऑडिट करना है कि मई से लेके सितंबर तक मैं उसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के बैठी रहूं? तो नहीं, एक सीए के पास में बहुत सारी ऑडिट्स होती है ना, कि उसे करनी होती है वो, ठीक है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ ऑडिट्स भी बहुत ज्यादा है, और मैं अप्रोक्स मान के चलूं तो मेरे पास में एवरेज 4 to 5 मंथ्स होते हैं कि मुझे सारी कंपनीज का ऑडिट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नाउ क्या मैं आपके हर एक सिंगल ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकती हूँ क्या? मैम नहीं कर सकती। आपने ड्यूरिंग द ईयर तो थाउजेंड्स ऑफ, और बहुत सारी अगर बिग कंपनीज होती है तो नंबर ऑफ लैक्स के अंदर उनके क्या जाते हैं, ट्रांजैक्शंस जाते हैं। तो मैं आपके हर एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरे अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल आइटम्स होते हैं, मटेरियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी चेकिंग करती हूँ, और उन्हीं के हिसाब से एविडेंसेस कलेक्ट करके मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इशू करती हूँ, ओपिनियन इशू करती हूँ। इसलिए मैं बाउंड हूँ कि मैं आपका 100% वाली गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने 100% चेकिंग किया ही नहीं है ना। अगर मान लो जो चीज मैंने चेक नहीं करी और वहां पे आपके गड़बड़े निकल गई, तो आप तो मेरे ऊपर आ जाएंगे ना सारे फाइनेंशियल यूजर्स की आप चेक क्या करते हैं। इसलिए हम उनको क्लियर बोल देते हैं कि हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको इशू नहीं करेंगे। हम क्या इशू करेंगे? ओपिनियन इशू करेंगे, और ओपिनियन का ही दूसरा नाम है रीजनेबल एश्योरेंस, विच इज सेकेंड टाइप ऑफ एश्योरेंस। दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस, ओके। एब्सोल्यूट में हम क्या दे रहे थे? 100% गारंटी दे रहे थे। अच्छा, आज तक आपको कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिला है? सोचिए, आप एग्जाम के अंदर या फिर आप खेलने जाते स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी वे के अंदर आपको कहीं पे एश्योरेंस मिला है? नो मैम। नो मैम। नहीं मिला। स्पोर्ट्स के अंदर खेलते हैं, लाइक मान लो आपने खो खो खेला, आपकी टीम को फर्स्ट बनाया, ठीक है, कि 2 टीम्स खेल रही थी, आपकी टीम फर्स्ट आ गई। ये क्या है? 100% एश्योरेंस नहीं है गारंटी के साथ कि आप ही जीते हो, है ना। आपको है ना, आपको सब 100% कैसे हो गया? लाइक उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आपका मैच देखा, वहां पे कैमरास लगे हुए होते हैं,
ठीक है, क्रिकेट देखते हो आप लोग, है ना, एम्पायर जो बोलता है वो होता है। हर एक चीज अगर मान लो कोई कंफ्यूजन होता है तो वो लोग अगेन रिवर्स जाकर के चीजें चेक करते हैं, है ना। और फाइनली जो टीम आपकी जीतती है उसको वो क्या देते हैं, गोल्ड मेडल या कुछ भी देते हैं। क्लास में जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आता है वही फर्स्ट रैंकर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि यस 100% इसी बंदे का सब कुछ सही रहा होगा। ये टीचर कैसे कह सकता है, क्योंकि उसने 100% चीजें चेक करी है, आपके सारे आंसर्स अच्छे से उसने चेक करे हैं, ठीक है। तो इसलिए जहां पे भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वो सारे सर्टिफिकेट्स कौन सी एश्योरेंस के अंडर आते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंडर आते हैं, ठीक है। वहां पे हम ये नहीं बोलते कि बिल्कुल भी अप एंड डाउन हो ही नहीं सकता है, कि मार्क्स मेरा एक कोई अनचेक्ड रह गया तो बढ़ेगा वो मार्क्स, है ना। बट स्टिल वहां पे गड़बड़ के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हर एक चीज रीचेक भी हो जाती है। ओके, तो वहां पे जहां पे भी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसे कहते हैं कि कौन सी एश्योरेंस दे रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं। क्लियर सबको फर्स्ट एश्योरेंस? यस मैम। यस मैम। नाउ सेकंड एश्योरेंस का नाम क्या बोला था मैंने, रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। नाउ रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है कि यहाँ पे हम 100% गारंटी नहीं देते, बट हम 60 to 80% अपना गारंटी देते हैं कि जो भी लिखा है ना वो सब कुछ सही है। कितना परसेंट दे रहे हैं, ओनली 60 to 80%। आप 100% हम पे रिलाय करके कुछ भी काम मत करो, हम तो साफ बोलते हैं, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हर एक पार्ट चेक नहीं कर रहे हैं, बट हम हमारे कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, इनका मीनिंग आपको कल या परसों जैसा भी टाइम मिलेगा हमको उस अकॉर्डिंग पता चलेगा, प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अकॉर्डिंग, है ना। दो अलग अलग चीजें हैं, बाद में समझेंगे इनको। इनके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें कौन से ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं और अपना ओपिनियन इशू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हम पे 100% रिलाय मत करो, अपना खुद का दिमाग भी लगाओ। ये हमारी तरफ से ओवरऑल ये ओपिनियन है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत है, ये ओवरऑल ओपिनियन हम इशू कर रहे हैं। तो ऑडिट के अंदर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सी एश्योरेंस इशू की जाती है, तो रीजनेबल एश्योरेंस इशू की जाती है ना। हम ये नहीं बोल सकते कोई भी एश्योरेंस नहीं देते, एश्योरेंस के अलग अलग टाइप है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस एंड थर्ड इज मॉडरेट एश्योरेंस। अभी तक दो हमने पढ़ी है। एब्सोल्यूट हम बिल्कुल नहीं दे सकते, रीजन मैंने आपको बता दिया। हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। उसी को हम यहाँ पे ऑडिट के अंदर हर बार क्या वर्ड बोलते हैं, ओपिनियन इशू करना, ठीक है। क्लियर सबको, रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। नाउ थर्ड वन इज मॉडरेट एश्योरेंस, ठीक है। मॉडरेट एश्योरेंस का दूसरा नाम होता है नेगेटिव एश्योरेंस। ये रियल में एश्योरेंस सीए फाइनल के लेवल पे आती है, अपने यहाँ पे कोई काम की नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जिक्र कर रही हूँ इसके बारे में, आप लोग कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर ही एक पूरा चैप्टर रहता है ना, तो वो चीजें अभी हमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और ना हमारे इंटर लेवल पे ये एश्योरेंस है और ना ही हमारे फाइनल लेवल पे ये एश्योरेंस है, इसलिए इसके ऊपर इतना फोकस हमको नहीं करना है। बट स्टिल मैं एश्योरेंस वर्ड समझा रही हूँ तो आपको बता रही हूँ। थर्ड टाइप ऑफ एश्योरेंस होती है नेगेटिव एश्योरेंस और मॉडरेट एश्योरेंस। मतलब इसके अंदर हमारा एश्योरेंस लेवल बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, जैसे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो लिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनी समझते हैं सब जने? यस मैम। जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नेम रजिस्टर्ड है जिनका, दैट इज लिस्टेड कंपनी, जिनके मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ओके ना, उनके लिए सेबी गाइडलाइंस है। सेबी गाइडलाइंस में ये लिखा है कि सीए को जाकर के ऑडिट ईयर एंड पे नहीं करना है, आपको क्वार्टरली ऑडिट्स जाकर के करने हैं, है ना, ठीक है। क्वार्टर एंड हुआ, आप वन टाइम विजिट करो लिस्टेड कंपनी को, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करो और देन अपना ओपिनियन इशू करो। तो कभी आप देखा करो
कंपनीज की न्यूज़पेपर के अंदर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आते हैं, Yes, क्वार्टरली ma'am. रिजल्ट्स भी वो लोग पब्लिश करते हैं, है ना। तो Yes, क्या ma'am. क्या मैं एक क्वार्टरली जो ओपिनियन दूंगी उसके ऊपर ही आप इन्वेस्ट कर दो आपका पैसा, या फिर गवर्नमेंट उसी के हिसाब से मुझसे टैक्स मांगने लग जाए कि इस हिसाब से तो साल का टैक्स इतना होना चाहिए, क्या ये करेक्ट है? नो मैम। नहीं ना, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में मेरा बिजनेस और भी अप जा सकता है और भी डाउन जा सकता है ना। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो ऑल ऑफ सडन मान लो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे फायर लग गई तो सब कुछ ही मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने अभी ओपिनियन दिया कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, आपके यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स है ना। आपने क्या किया है यहाँ पे, लिक्विडिटी भी आपके बिजनेस में काफी एकदम अच्छी है ना। तो सब कुछ अच्छा है। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने ये कहा। नाउ ऑल ऑफ सडन सेकंड क्वार्टर के अंदर आपका बिजनेस क्या हो गया, पूरा ठप हो गया। हो सकता है किसी भी रीजन से, है ना। आपका जो की मैनेजरियल पर्सन था जो सारा स्ट्रेटेजीज बनाता था उसकी डेथ हो गई, उसी से ही आपका बिजनेस चल रहा था और अब आप कोई अच्छे से प्लान ही नहीं कर पा रहे। या फिर हो सकता है कि आपके यहाँ पे आग लग गई हो, सारा स्टॉक जल गया हो, है ना, सारी मशीन्स जल गई हो। तो नाउ अब आपका उतना अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं रहा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डायरेक्टली डाउन हो गई। तो केवल मेरे क्वार्टरली ओपिनियन के ऊपर आप सारा पैसा आपका इन्वेस्ट कर दो तो ये गलत होगा, है ना। इसलिए इसे बोलते हैं, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन इशू करता है ऑडिटर, उसे बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस इशू करना। रीजनेबल भी नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हम कैसे फ्यूचर को सर्टेन कर पाए। ओके, इसलिए इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, मॉडरेट एश्योरेंस या फिर नेगेटिव एश्योरेंस इशू करना। क्लियर? Yes. ठीक है, तो कितने टाइप्स की टोटल एश्योरेंस पढ़ी हमने? Three types. absolute three level. 3 टाइप की एश्योरेंस पढ़ी। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, और ये 3 टाइप्स की एश्योरेंस आप क्या करें, कॉपी करें। मैम ये इसी क्वेश्चन में है ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए आप लोग। एक्चुअली ये एग्जाम पर्पस से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम वो आपने शुरुआत में स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के वो क्वेश्चन बताया था ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? मैम वो एश्योरेंस वाला जो हमें सबको सेम लगता है इंटरव्यू के वक्त, जो आप कुछ बता रहे थे ना। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा कि बोला था कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिट के अंदर एश्योरेंस इशू की जाती है ना। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कह सकते हैं कि फर्स्टली ओपिनियन इशू किया जाता है विच इज ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, है ना, जिसका लेवल क्या रहता है, रीजनेबल एश्योरेंस का लेवल रहता है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड मॉडरेट। तो ओनली एश्योरेंस वर्ड तब यूज में लिया जाता है जब हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई एश्योरेंस इशू नहीं की जाती है यहाँ पे। क्या इशू किया जाता है, ओपिनियन विच इज जिसका लेवल क्या रहता है, रीजनेबल एश्योरेंस का लेवल रहता है। ओके मैम। मैम मॉडरेट एश्योरेंस जो क्वार्टरली देंगे उनको कहते हैं क्या? क्या बोल रहे हो मैम मॉडरेट एश्योरेंस किसे बोलेंगे? हाँ, जो अपन क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के ऊपर जो एश्योरेंस इशू करते हैं उसे मॉडरेट एश्योरेंस कहते हैं। मतलब आप इस एश्योरेंस के ऊपर, आप हमारी इस ओपिनियन के ऊपर पूरा रिलाय नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे 60% रिलाय करो। हमने अभी कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो हम ये नहीं कह रहे कि नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में भी ये फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। हमने सिर्फ ओनली 3 मंथ्स का आपको जजमेंट दे करके कहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ठीक है, तो वहां पे हमारा लेवल क्या हो जाता है, बहुत घिर जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% ये एश्योरेंस हम दे रहे हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वैसे ही रिजल्ट फ्यूचर में भी रहेंगे। ओके, given at the time of certification, गिवन एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेशन, है ना।
मैंने आपको जैसे अभी समझाया था, आपके आज तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा कि स्पोर्ट्स के अंदर आपको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वहां पे कौन सी एश्योरेंस दी जाती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जो सीए होते हैं वो भी सर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो सब्सिडी चाहिए, जैसे मान लो कि सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जिस कंपनी का फिक्स्ड असेट है ना, या फिर जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन लैंड 1 करोड़ से ऊपर है, केवल उसी को हम क्या देंगे, ये सब्सिडी देंगे। तो यहाँ पे आपका ओपिनियन नहीं चलेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ओपिनियन चलेगा या एकदम एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए रहेगी? एब्सोल्यूट चाहिए रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन कंडीशन ही यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा तो ही हम आपको ये सब्सिडी देने वाले हैं। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे पास में एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करवाते हैं, किसी भी जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उससे उस लैंड का सर्टिफिकेशन करवाते हैं पहले, ठीक है, कि इसका रियल वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ पे पर स्क्वायर फीट लैंड का क्या वैल्यू चल रहा है, और उसको पूरा अपने आंखों के सामने लैंड का वेरिफिकेशन करके आते कि ये लैंड, इसके ओनरशिप पेपर्स सारे इसी कंपनी के नाम पे है या नहीं है ना। उससे एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि आज की डेट में जिस डेट पे हम जा रहे हैं ना उसी डेट का सर्टिफिकेशन करते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो गए ना तो लैंड का वैल्यू क्या होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो जो इस टाइप के नोटिफिकेशंस होते हैं उनमें क्लियरली डेट गिवन होता है कि इस डेट का वैल्यूएशन आप हमें बताना, तो हम उसी डेट को जाकर के उसका वैल्यूएशन करवाते हैं। नाउ वो वैल्यूएशन 100% वैलिड होता है, क्योंकि एक वैल्यूएशन ऑफिसर ने मुझे ये करके दिया है, और देन मैं उसे सर्टिफिकेट से एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे करके कहती हूँ कि यस इट इज सर्टिफाइड दैट। आपको जो भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना उनकी लैंग्वेज देखा करो, यही होती है इट इज सर्टिफाइड दैट, मतलब हम 100% कह रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 करोड़ से अबव है। ओके मैम ओपिनियन भी लिखना है ना? क्या बोल रहे हो? मैं ओपिनियन भी लिखना हाँ, है ये ना? ओपिनियन भी लिखना है, ठीक है। नाउ ये एक बार ओपिनियन समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। ये ओपिनियन क्या लिखा है मैंने, कि हमने कहा कि भाई ओपिनियन इशू करोगे, तो क्या ओपिनियन इशू करते हैं, क्या लैंग्वेज रहती है उस ओपिनियन की? तो लैंग्वेज ये रहती है कि आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। नाउ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? गड़बड़, है ना, गलती। आपकी